कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहां पर हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। यहां पर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि भारत की स्थिति दुनिया में क्या है और भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर और अक्षांश पर क्या है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में है। जैसे कि आप बात करें यहाँ पर, जैसे कि ये पृथ्वी, ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा और ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। भूमध्य रेखा के जो इस दिशा में जो क्षेत्रफल है वो आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला क्षेत्रफल है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में। फिर पूछा गया है कि भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर में है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है और ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो यहाँ पर एक ग्रीनविच रेखा है जो लंदन से खींची गई है। ठीक है, तो भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत यहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, क्योंकि जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के इस दिशा में पश्चिम में और इस दिशा में पूर्व में। ठीक है, तो जो उत्तरी गोलार्ध में पहले भारत उत्तरी गोलार्ध में आएगा, फिर पूर्वी देशांतर में आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में, और जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, और जो कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य जाते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। बात करें तो अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय, यानी कन्याकुमारी से लेके आपकी कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो जो आकृति है भारत की वो एक चतुष्कोणीय है। ठीक, तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो आपको आंसर देना होगा क्या, चतुष्कोणीय। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि भारत, जैसे कि ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो 0 डिग्री है। ठीक है, तो याद रखना है 0 डिग्री ही भूमध्य रेखा कहते हैं। जो 8 डिग्री जब आप ऊपर चलेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका भारत की होगी, यानी जम्मू कश्मीर से 37 अंश होगी, जबकि यहाँ से 8 कन्याकुमारी से लेके 8 अंश 4 मिनट से लेके आपकी 8 अंश 4 मिनट से जो भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट से लेके ऊपर जम्मू कश्मीर तक कहाँ तक है, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो वो 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत की स्थिति यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि देशांतरी विस्तार के बारे में देखा जाए तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का देशांतरी विस्तार के बारे में बात करें तो ये आपकी भूमध्य रेखा है और ये जो ग्रीनविच रेखा है, इसी प्रकार की ये रेखाएं खींची गई। ठीक है, तो ये आपकी देशांतर रेखा है। तो यहाँ पर कहा है कि 68 अंश, यानी आपकी जो 68 है, यहाँ 68 अंश से लेके आपकी 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत की स्थिति के बारे में बात की गई कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो आपका अक्षांशीय देशांतर विस्तार है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। जबकि अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ठीक है, यानी भारत का विश्व में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जबकि जनसंख्या में पहला स्थान किसका है, चीन का है। ठीक है, तो याद रखना है। तो वहाँ पे यहाँ पर टेबल दी गई, उसी के बारे में हम बात करते हैं।
जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप प्रथम विश्व में प्रथम स्थान पे क्षेत्रफल में देखेंगे और जनसंख्या के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल में देखें तो प्रथम स्थान पर रूस है, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इसके बाद आपका भारत है जो आपके 7वें स्थान पे आता है। यानी प्रथम स्थान जिस सब दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि किसी देश का क्षेत्रफल है तो वो रूस का है, उसके बाद कनाडा का, फिर चीन का, फिर यूएसए का, ब्राज़ील का, ऑस्ट्रेलिया का, इसके बाद भारत का है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चीन प्रथम स्थान पर है, भारत द्वितीय स्थान पर है, यूएसए तीसरे स्थान पर, इंडोनेशिया चौथे स्थान पर, ब्राज़ील 5वें स्थान पर, पाकिस्तान 6ठे स्थान पर है और 7वें स्थान पर नाइजीरिया, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पर हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 देश कौन से हैं जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं। तो पहला रूस होगा, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत है, ठीक है। 8वें नंबर के बारे में बात करें तो अर्जेंटीना 8वें नंबर, यानी भारत के बाद यदि किसी का क्षेत्रफल है तो वो आपके अर्जेंटीना का है, और उसके बाद ही जनसंख्या की बारे में बात करें तो वो बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में बात की गई कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। याद रखना है 2.42% यानी परसेंटेज, ठीक है। तो याद रखना है कि जो विश्व का क्षेत्रफल है 100% में जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.42% है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी भारत का क्षेत्रफल देखा जाए वर्ग किलोमीटर में तो वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यदि प्रतिशत में देखा जाए तो 2.42% है, ठीक है। जनसंख्या जो दुनिया का पूरा क्षेत्रफल है उसमें से भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.42% है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या यानी 17.5% हिस्सा निवास करता है, ठीक है। यानी दुनिया में यदि 100 लोग हैं तो 100 लोगों में 17.5 लोग यानी 17 लोग मान लीजिए 17% लोग भारत में निवास करते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा, यानी दुनिया में दूसरे स्थान पर पॉपुलेशन कहाँ पर है, भारत में, ठीक है। जबकि प्रथम स्थान पर चाइना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि उत्तर से दक्षिण विस्तार जो भारत का है वो 3,214 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण पूछा गया है। जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है तो आपका ये आपकी भूमध्य रेखा और ये आपकी ग्रीनविच रेखा है। तो भारत का जो क्षेत्र विस्तार के बारे में बात की गई तो ये आपका भारत है, ठीक है। हम साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ये आपका भारत है, ठीक है। तो यानी जो कन्याकुमारी से लेके आपका जम्मू कश्मीर तक जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है भारत में जो यानी अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक वो 2,933 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखना है, यानी उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो आपका 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम के बारे में बात करें तो 2,933 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना है कि भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा गया है तो अरुणाचल प्रदेश में वलांगू यानी किबुथ है, ठीक है। तो याद रखना है कि भारत का पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो वो आपका वलांगू यानी अरुणाचल प्रदेश में किबुथ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात के सक्रिय कच्छ जिला में, ठीक है। तो याद रखना है कि पश्चिमी के बारे में बात करें तो गुजरात है, जबकि पूर्वी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है, ठीक है। तो याद रखना है कि उत्तरी बिंदु के बारे में बात करें तो इंदिरा काल है, ठीक है। तो याद रखना है कि आपसे उत्तरी बिंदु के बारे में पूछा जाए जो केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है तो कितना है, वो कौन सा पॉइंट है जो उत्तरी बिंदु है तो इंदिरा काल है। जबकि हम दक्षिणी के बारे में बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट के नाम या
पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, तो याद रखना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, जबकि उत्तरी बिंदु के बारे में बात करें तो इंदिरा काल है। ठीक है, और दक्षिणी पॉइंट को पहले पिगमोलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट को निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो ये भी याद रखना है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी जो भूमध्य रेखा से दूरी है वो 876 किलोमीटर दूरी पर, यानी जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर पर। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो यहाँ पर हमने भारत के चारों स्थिति के बारे में बात की। यदि आपसे पूछी जाए कि पूर्वी बिंदु कौन सा है तो कुवुत है, पश्चिमी बिंदु पूछी जाए तो कच्छ यानी कच्छ जिला जो गुजरात में है, और उत्तरी के बारे में बात करें तो इंदिरा काल है, जबकि दक्षिण के बारे में बात करें तो कौन सा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो याद रखना इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता, किस और नाम से जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु के कैप केमोरियन कन्याकुमारी में स्थित, यानी प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि की स्थान पूछा गया है, जबकि वो तो यहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट था वो आपके दक्षिणतम बिंदु है, तो जो कहाँ यहाँ पर आप द्वीप समूह यानी इंदिरा पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए जो मुख्य भूमि पर स्थित है तो वो आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, तो याद रखना उसका नाम क्या है, कैप केमोरियन कन्याकुमारी में। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई, यानी भारत की स्थल सीमा की लंबाई के बारे में बात करें, ये आपका प्रायद्वीपीय और प्रायद्वीपीय भारत जो है वो समुद्र से तीन तरफ से घिरा है, यानी इधर अरब सागर है और इधर भूमध्य सागर, ये बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। जबकि स्थल सीमा के बारे में बात करें, गुजरात से लेके आपके गुजरात राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश ये होते हुए इस प्रकार से जो ऊपर स्थल सीमा के बारे में बात करें तो वो आपकी कितनी स्थल सीमा की लंबाई 15,200 यानी 1,500 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखना 15,200 किलोमीटर। जबकि तटीय भाग की लंबाई के बारे में बात करें, जो तटीय भाग यानी जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो तटीय भाग है, इसे तटीय भाग कहते हैं, उसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 7,516 किलोमीटर है, जो द्वीप समूह मिलाकर, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपके अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप सभी मिलाकर जो तटीय लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर द्वीप समूह मिलाकर है। केवल भारतीय प्रायद्वीप तटीय के बारे में बात करें, यानी इसके बारे में मुख्य रूप से बात करें तो वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर हमने 3 पॉइंटों के बारे में बात की। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है तो 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि यानी तटीय भाग के बारे में बात करें, जो मुख्य तटीय भूमि के बारे में बात करें तो 6100 किलोमीटर है, जबकि 7,516 किलोमीटर के बारे में बात करें तो वो द्वीपों समेत मिलाकर, यानी तटीय भूमि की लंबाई और द्वीपों समेत, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप स्थित ये सभी मिलाकर 7,516 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है तीनों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश यानी 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने अंश से होकर गुजरती है, तो वो आपकी कितने से गुजरती है, 82.5 अंश 30 मिनट 82.5 अंश यानी पूर्वी देशांतर। ठीक है, और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर। तो वो कौन से 5 राज्य हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है, यानी मिर्जापुर से इसका टाइम जोन नापा गया है। ठीक है, और बात करें 5.5 घंटा आगे चलती है, किससे, जो लंदन ग्रीनविच टाइम है उससे वहाँ से 5.5 घंटा आगे चलती है। जबकि भारत का समय जो है वो एक ही समय जोन है, और वो कितने से कहाँ से लिया गया है, 82.5 अंश यानी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से। ठीक, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से जो 5 राज्य हैं जो टाइम जोन्स भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा से। ठीक है, तो ये आपको 5 राज्य याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, 4 विकल्प दे देंगे, इसमें पूछा जाएगा या कि इसमें 3 विकल्प दे देंगे, कौन सा इसमें नहीं है या फिर है, तो वो उसके बारे में आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद करना है कि जो भारत का टाइम जोन है यानी मानक समय रेखा है वो आपकी 5 राज्यों
से होकर गुजरती है और ये कहाँ से लिया गया है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, तो याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 यानी 5.30 घंटे यानी 5.5 घंटे का भारतीय समय ग्रीनविच से आगे चलता है, ठीक है। तो याद रखना है कि भारत क्योंकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो जो समय है वो 5.5 घंटा आगे चलता है, किसका, भारत का। कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच टाइम से लिया गया, उससे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यानी भारत के जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में यदि कोई ऐसा राज्य बताइए जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों से साथ सीमा बनाता है। तो याद रखना है, ये यूपी स्पेशल में अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है राज्यों के साथ, तो उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करते हैं, वो 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। तो याद रखना है कि 9 राज्य हैं जो भारत में जो उत्तर प्रदेश है उससे सीमा बनी, यानी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाली राज्यों संख्या 9 है। तो वो कौन से 9 राज्य हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। तो याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, भारत की कुल 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हुए, यानी यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे जबकि 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। तो पहले हम राज्यों के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर जो 9 राज्यों के बारे में बात करें तो गुजरात है, ठीक है, यानी ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है तो यहाँ पर गुजरात है, ठीक है, यहाँ पर गुजरात है, फिर आपके महाराष्ट्र, फिर आपके गोवा है, फिर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में बात करें तो आपको गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो याद रखना है आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो याद रखना है ये 9 राज्य हैं जो मुख्य यानी तटीय इनकी जो तट रेखा है यानी समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, वो कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जिनकी तटीय रेखा है यानी समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। तो लक्षद्वीप है, ठीक है। तो याद रखना है कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, दमन द्वीप है और पुदुचेरी यानी पांडुचेरी, ठीक है। तो याद रखना है ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो मुख्य भूमि यानी तटीय भूमि जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है कि हिमालय को छूने वाले 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं, वो कौन से 11 राज्य हैं। तो यहाँ पर पहला है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। याद रखना है ये कैसे राज्य जो हिमालय के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी हिमालय को छूते हैं। और यहाँ पर 2 राज्य और हैं, असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल हिमालय के साथ सीमा बनाता है या नहीं बनाता है। तो राइट आंसर क्या है, हिमालय के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो हिमालय के साथ सीमा बनाती है यानी हिमालय से उनकी सीमा छूती है, तो वे हैं कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लेह, ठीक है। तो याद रखना है। अब हम बारे में बात करते हैं कि भारत में जो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत की जो भारत है ये यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरती है, तो वो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन से उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आपकी पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप कभी भी ट्रिक से याद करने की कोशिश ना करें, ट्रिक से याद करने से मानसिक स्थिति एक तरीके से काम करना बंद कर देती है जिससे कि आपको एक ट्रिकी जीवन हो जाता है। तो हमेशा ही बेसिकली याद कीजिएगा, आप याद कीजिएगा कि यहाँ पर पहले आपका गुजरात यानी पश्चिम में सबसे राज्य कौन सा, गुजरात है, फिर उसके बाद आपका राजस्थान, पूर्वी तरफ बढ़ते जाएंगे तो राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश के बाद 2 राज्य और हैं जिन्हें
त्रिपुरा और मिजोरम शामिल करती है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत की जो कर्क रेखा है, भारत की कर्क रेखा भारत से गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर कि यहाँ पर हम कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे थे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, यानी नगरीकृत राज्य के बारे में बात करें तो गोवा है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर नगरीकृत की विकास इतना तेजी से नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य, ये भी आपको याद रखना है। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य, तो यहाँ पर अधिक वन वाला और कम वन वाले राज्यों के बारे में बात करें। कम किस राज्य में? हरियाणा में, और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि भारत का मासन राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे अधिक वर्षा विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो मेघालय में होती है। मेघालय में कहाँ पर? मासन राम में होती है। जबकि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर अक्सर प्रश्न विद्यार्थी गलत कर देते हैं कि भारत में सबसे वर्षा कम कहाँ होती है, तो लोग समझते हैं कि राजस्थान में रेगिस्तान है तो वहीं पर बारिश कम होती है, लेकिन गलत है, क्योंकि बारिश कहाँ पर सबसे कम होती है? लेह में। ठीक है, तो याद रखना है कि सबसे कम बारिश कहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश लेह में होती है, यानी वहाँ सबसे कम बारिश होती है। अरावली पर्वत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, जबकि हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है, जबकि अरावली एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि हिमालय पर्वत नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालय के बारे में भी बात की गई थी। तो यहाँ पर हमने भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।